गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का जीके विद गौरवंशी क्लासेस पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संविधान। तो जैसा कि हम साइंस पढ़ रहे थे, तो आज भी हमारी क्लास किसकी होगी? साइंस की, बिकॉज टुडे इज़ मंडे। तो हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ रखा था? हमने लास्ट पढ़ रखा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसमें मैंने आपको बताया था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरा और स्मूथ मतलब चिकना। तो रफ से क्या काम होता है? रफ का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रूप में भाग लेना, और स्मूथ का काम क्या होता है? वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड आदि के संश्लेषण में सहायता करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद का पार्ट, गोल्जी कॉय। आई थिंक मैंने गोल्जी कॉय भी बता दिया था, बट मैं कोई नहीं, एक बार उसको और बता दे रही हूँ। गोल्जी कॉय, जैसे कि उसको बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी। इसमें क्या होता है? एक सिस्टर्नल नामक संरचना पाई जाती है। बस इसका महत्व तो इतना ही है। और इसका कार्य क्या होता है? पैकेजिंग करना, संग्रहण करना और श्रावण करना, ठीक है। बात करते हैं आज राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? मैंने आपको राइबोसोम बताई थी। एक काम करते हैं, हम इस पेज को ले लेते हैं, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है? इनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैलेटेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर जो ये जो आपको दाने दाने से जो दिखते हैं, ये होता है राइबोसोम, ठीक है। तो ये आवरण विहीन होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है? ये आवरण विहीन भी होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक तो 70S और एक 80S। एक तो 70S और एक 80S। 70S का मैंने इतना बता दिया था, आई थिंक मुझे याद है। 70S आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। आई थिंक मैंने इसके बाद लाइसोसोम भी बता दिया था, चलो इनको लिखना ही बेकार है। लाइसोसोम मैंने बताया था आपको, सुसाइडल बैग जिसे कहते हैं, और मैंने उसका आपको लास्ट पिक्चर भी दिखाया था, आई थिंक। जी हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने उसका पिक्चर भी दिखाया था आपको। सुसाइडल बैग ये क्या होता है? गोल्जी कॉइल से इसका निर्माण होता है और यह जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। मुख्यतः यह जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ठीक है। इसमें अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारी वैक्यूल, जिन्हें हम कहते हैं रसधानी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज वैक्यूल जिन्हें हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब रसधानी, ठीक है। रसधानी क्या होती हैं? रसधानी क्या होती है? ये एकल झिल्ली से बनी होती हैं, ठीक है, तथा जो झिल्ली होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। ये क्या होती है? ये एकल झिल्ली से बनी होती हैं, एकल झिल्ली से बनी होती हैं। और जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। और क्या होता है? ये जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, ठीक है। और पादप कोशिकाओं में 90% भाग यही घेरती हैं। पादप कोशिकाओं में ये 90% भाग घेरती हैं, ठीक है ना। और इनकी रसधानियों में क्या पाया जाता है? पानी, रस आदि, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जंतुओं में, ठीक है ना। तो वैक्यूल क्या होती है कि ये एकल झिल्ली से बनी होती है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। और जो प्लांट्स में जो ये वैक्यूल होती है वो 90% भाग घेरती हैं, ठीक है। और एनिमल में क्या होता है? एनिमल में ये छोटी पाई जाती हैं, जिनमें पानी और रस आदि चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसके बाद जो मेन पार्ट रह गया इसका, वो रह गया हमारा अभी एक केंद्रक,
थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। और केंद्रक के बाद हम बात करेंगे आपकी कोशिका विभाजन की। ठीक है, चलो तो हम यहाँ देखते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? मैं पिक्चर बनाती हूँ इसकी। केंद्रक कुछ इस तरीके से होता है, देखो। ठीक है, और इसकी ये कुछ इस तरीके से ये निकली हुई होती हैं। इनको क्या कहते हैं मैं वो भी बताऊंगी। कुछ इस तरीके से होता है, मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था। ठीक है, क्या है ये है केंद्रक। ठीक है, ये है केंद्रक। ठीक है, यहाँ पाई जाती है आपकी, मैं इसको दूसरे कलर से लेती हूँ, ये होती है आपकी यहाँ पे केंद्रिका। ठीक है, ये यहाँ पे ये केंद्रिका। और ठीक है, ऐसे ही इसमें कुछ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम क्रोमैटिन, जो किससे बने होते हैं? आपके डीएनए से। ठीक है ना, क्रोमैटिन। ठीक है, और बाकी जो इसमें ये पाया जाता है, ये जो ब्लू कलर से मैं जो बना रही हूँ, ये है आपका कोशिका द्रव्य, सॉरी केंद्रक द्रव्य। क्या है ये? केंद्रक द्रव्य। तो मैं इनका एक बार यहाँ नाम लिखती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है केंद्रक में? केंद्रक में केंद्रिका होती है, जो मैंने ये ब्लैक से डॉट डॉट करके बनाया है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्रोमैटिन है। और ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ये ब्लू डॉट डॉट दिख रही है ये है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, क्रोमैटिन किस किस के बने होते हैं? क्रोमैटिन बने होते हैं आपके डीएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन सी होती है इसमें? तो इसकी प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिससे ये क्रोमैटिन बने होते हैं। ठीक है, तो और इसकी खोज, एक बार हम इसकी खोज और लिखते रहे हैं। केंद्र की खोज किसने की? ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि केंद्र की खोज किसने की थी। केंद्र की खोज, तो केंद्र की खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। अब केंद्रक के बारे में एक बार जान ले रहे हैं कि है क्या ये। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ आपको, मतलब बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, यह 2 झिल्लियों से घिरी हुई एक संरचना होती है। क्या? 2 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, यहाँ हाँ हाँ, यह 2 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतर्बलित होकर, जिसमें जो ये बाहरी जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये अंतर्बलित होकर क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका का निर्माण करती है, जिस पर क्या पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्र का एक झिल्ली सहित संरचना है, मतलब जो केंद्रिका है आपकी ये एक झिल्ली रहित संरचना है, इसकी कोई झिल्ली नहीं होती। और यह राइबोसोम और आरएनए के संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ क्या होता है? राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण। ठीक है, और अगर बोलें तो एक तरीके से केंद्रिका के अंदर क्या होता है? आरएनए का भंडार होता है। ठीक है, केंद्रिका के अंदर क्या होता है? आरएनए का भंडार होता है। ठीक है, और क्रोमैटिन धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्रोमैटिन धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जो केंद्रक में ही पाए जाते हैं, ये केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन क्या होते हैं? संघनित व्यवस्थित होकर एक क्या करते हैं? एक संरचना का निर्माण करते हैं, एक मोटी सी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ये जब ये धागे की अवस्था में होते हैं तो इनको क्या कहते हैं हम? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन से मिलके होते हैं। ठीक है, जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं केंद्रक द्रव्य में केंद्रक द्रव्य में, तो ये क्या करते हैं? ये एक मतलब मोटी संरचना बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम।
ठीक है, वही हम आज आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं एक मतलब गुणसूत्री क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं हम। पहले क्रोमोसोम होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ठीक है ना, क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम जैसे मैंने बताया था आपको, मुख्यतः ये क्या होता है, ये डीएनए का भाग होता है। डीएनए के अलावा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम आपका जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं सभी में निश्चित रूप से निश्चित संख्या में पाया जाता है एक। ठीक है, निश्चित संख्या में पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन में कितना होता है, ये ह्यूमन में होता है आपका 23rd पेयर, 23 जोड़ी। और अगर संख्या में देखें तो 46। ठीक है, कितना होता है, 23 जोड़ी, और संख्या में अगर देखें तो 46, जिसे हम बोलते हैं 2n, मतलब n नंबर बताता है। ठीक है ना। तो और मनुष्य की कोशिका में डीएनए टोटल कितने होते हैं, 46। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्र का जो मतलब प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है उसके आधे भाग को हम क्रोमैटिड कहते हैं। आधे भाग से मतलब जैसे कि ये जो होता है आपका ये इस भाग को हम कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है ना। इसको नहीं, मतलब आधा भाग, इसका आधा लेंगे हम। जैसे कि ये वाला भाग जो है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड भाग। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड भाग। ठीक है, तो इसके आधे भाग को हम क्रोमैटिड कहते हैं। और ये दोनों क्रोमैटिड, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये जुड़े होते हैं आपके सेंट्रोमियर, यहाँ पे। सेंट्रोमियर पे, कहाँ पे, सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हम गुणसूत्र बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं वहीं पे ये। तो और गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणसूत्र का काम क्या होता है, गुणसूत्र का काम होता है आनुवंशिक सूचनाएं, जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। मतलब जो दादाजी में है वो पिताजी में, पिताजी से पोते में। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है ना। और नंबर में 46 होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम के एक भाग को हम क्रोमैटिड कहते हैं, और क्रोमोसोम के दोनों भाग जुड़े होते हैं तुम्हारा सेंट्रोमियर पे जाके। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, मैंने उसमें पीछे बनाए थे ना कुछ इस तरीके से, तो उसका हमने ये एक पार्ट लिया है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोमियर। क्या है ये है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, और इसका जो एक पेयर होगा, मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ इसका। इसका जो इधर का मान लो एक पेयर है ये, इसको हम कहेंगे क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमैटिड। ठीक है। क्रोमैटिड। और इसमें जो पाई जाती हैं संरचनाएं इस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं क्रोमैटिन। क्या होती हैं वो होती हैं क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। क्या है ये, क्रोमैटिन, मैंने पीछे बताया आपको, क्रोमैटिन। ठीक है। कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, चलिए अब मैं यहीं पे बताती हूँ आपको कि जैसे मैंने बताया मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, तो कुछ इस तरीके से होते हैं, 22 + 1 जोड़ी। ये जोड़े में, किस में है ये, जोड़े में है ये। ठीक है, ये पेयर में, किस में है ये, पेयर में। ठीक है। पेयर में बने हुए हैं। तो अब इसके इस पेयर को क्या कहते हैं और इस पेयर को क्या कहते हैं, तो इसके जो 22 जोड़ी होते हैं ये तो होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। और जो एक
पेयर जो होता है आपका, ये जो 22 पेयर हैं ये आपके मेल फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मेल में भी पाए जाएंगे और फीमेल में भी सेम पाए जाते हैं, मतलब इनसे जो भी गुण निर्धारण होंगे शरीर के वो सेम होंगे। लेकिन ये जो एक पेयर होता है ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम आप लिख लेना है इसको। क्या कहते हैं इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो इन 22 जोड़ी का क्या काम होता है? इन 22 जोड़ी का काम होता है शरीर के विभिन्न गुणों का निर्धारण करना। क्या करना? शरीर के विभिन्न गुणों का निर्धारण। विभिन्न गुणों का निर्धारण, गुणों का निर्धारण। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये इनका कार्य होता है लिंग निर्धारण का। सेक्स क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है? लिंग निर्धारण का। ठीक है, तो इनका कार्य होता है लिंग निर्धारण का। तो अभी हम आगे देखेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे आगे डीएनए क्या होता है। ये तो था क्रोमोसोम, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, ये देखिए। ये मैं भी आपको बताऊंगी। और डीएनए में भी सबसे छोटी जो संरचना होती है, जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई वो होती है जीन। जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है। जैसे कि देखो ये दिख रही होगी आपको, ये जो जहाँ से ये फोल्ड होता है, मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है, जहाँ से ये फोल्ड होता है ये होती है जीन। ठीक है, ये होती है जीन। जीन का कार्य क्या होता है? सूचनाएं पहुंचाना। ठीक है, सूचनाएं पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब में अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि अब आप सोचो, जैसे कि आपके जो मच्छर, मक्खी, मेंढक, बिल्ली, खरगोश जितने भी होते हैं उनमें सब में एक नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम। आप चाहो तो मैं बता दूँ, तो वैसे मोस्ट नहीं है, वैसे आपको ह्यूमन का याद रखना चाहिए। जैसे मच्छर में होते हैं आपकी 6, ठीक है, घरेलू मक्खी में 12, मेंढक में 26, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो लास्ट रह गई थी सेंट्रोसोम, जिसे हम तारक काय कहते हैं, और माइक्रो बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इनको और देख लेते हैं, उसके बाद डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मतलब तारक काय और तारक केंद्र। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बंडल की तरह दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देख रहे हैं आपको, ये देखो, ये कुछ बंडल्स की तरह आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है? जंतु कोशिका और निम्न पादप। निम्न पादप मतलब फंगी, निम्न पादपों में पाए जाते हैं। तारक काय 2 तारक केंद्रों के मिलने से बनता है। 2 तारक केंद्रों के मिलने से बनता है। ठीक है, यह तारक काय सीलिया, फ्लैजिला, आपका फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला से मिलकर बने होते हैं, जो जंतु कोशिका में कोश का विभाजन के समय क्या करते हैं? स्पेंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। सीलियम, जिन्हें सीलिया बोला मैंने, सीलियम मतलब ये जो है आपका, ये मैं इसको जूम करती हूँ और ये देखो, ये ठीक है, ये इससे सीलियम से, सीलिया और फ्लैजिला, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिलकर बने होते हैं, जो जंतु कोशिका में कोश का विभाजन के समय क्या करते हैं? स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तारकाय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है हमें कि जंतु कोशिका और निम्न पादपों में पाई जाती है। किसमें? जंतु और निम्न पादप। निम्न पादपों में, ठीक है, निम्न पादपों में। और यह क्या होता है? ये शीलिया या सीलियम, शीलिया और फ्लैजिला,
सीलिया और फ्लैजिला से मिलकर बनी होती है। फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ठीक। और जो क्या करती है, जंतु में कोशिका विभाजन के समय स्पेंडल फाइबर का कार्य करती है। अब आगे हम देखेंगे माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होता है? माइक्रो बॉडीज क्या होता है? माइक्रो बॉडीज आपका, मैंने पिक्चर डाला तो था बट चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ इसके बारे में, माइक्रो बॉडीज़ के बारे में आपको। ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। माइक्रो बॉडीज़ क्या है? माइक्रो बॉडीज़ ये पौधों में प्रकाशीय शोषण में सहायक होती हैं, बस इतना याद रखो इसमें। इनको हम बाद में आगे भी पढ़ेंगे। ये क्या करती हैं? पौधों में प्रकाशीय शोषण, ये दो तरीके की होती हैं, एक तो परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये? परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक, तो परोक्सी क्या होती है? परोक्सी का कार्य क्या होता है? परोक्सी आपकी या पौधों में प्रकाशीय शोषण में सहायक होती हैं तथा कोशिका में हाइड्रोजन परोक्साइड उत्पादन में भी सहायक होती हैं। और ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है? ये ग्लाइऑक्सीलेट चक्र, ठीक है, ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में भाग लेती हैं। ये मोस्टली मतलब जो आपका मुख्यतः है वो आपका मतलब यही है। सिर्फ आप माइक्रोबॉडीज के बारे में इतना याद रखो कि यह पौधों में प्रकाशीय शोषण में सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हम डीएनए की। नेक्स्ट बात करेंगे हम डीएनए। डीएनए से पहले एक चीज़ देखते हैं जहाँ से हम डीएनए मतलब पढ़ेंगे। तो उससे पहले जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु। ये जैव अणु हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, मैं जैव अणु क्यों बता रही हूँ आपको। ठीक है, जैव अणु को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलो आगे देखेंगे अभी। जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और लास्ट अदर में बहुत सारे और आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो आप पढ़ेंगे हम आगे, प्रोटीन फैट इसके बारे में। और कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें सेल्यूलोज का। क्या? सेल्यूलोज के रूप में भी तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेल्यूलोज। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, हम आ रहे थे यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। ठीक है, एक क्या होता है? आरएनए और एक डीएनए। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए, और आरएनए भी पढ़ेंगे उसके साथ ही, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट है वो है डीएनए। ठीक है, एक बार जैव अणु के बारे में मतलब जैव अणु के बारे में 2 पॉइंट्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जैव अणु के बारे में क्या पॉइंट्स होते हैं? मतलब किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को हम जैव अणु कहते हैं। किसको कहते हैं हम जैव अणु? किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि किसी जीव की कोशिका में अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते होंगे। जब कार्बनिक पाए जाते हैं तो अकार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। जैव अणु कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम देख चुके हैं अभी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कार्बन की यौगिक ही पाए जाते हैं, अकार्बनिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो हम देख रहे थे, हमारा जो मुख्य था वो था हमारा डीएनए, हम इसको देख रहे थे। ठीक है, डीएनए यहाँ एक काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड ही लिखते हैं,
न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे हम इसमें, डीएनए ही, डीएनए और आरएनए दोनों। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, आरएनए, ठीक है, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। डीएनए किस में पाया जाता है, मैंने बताया था अभी, क्रोमोसोम में। अब इनको एक बार देख लेते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है और आरएनए की स्ट्रक्चर क्या है। मैं एक बार इसको बोल दे रही हूँ, उसके बाद हम मतलब आगे इसकी पिक्चर से जो डायग्राम है उससे समझेंगे, ठीक है। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, 3 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक पाई जाती है शुगर, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जिसे हम नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, और एक पाया जाता है एसिड, ठीक है। अब शुगर कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं, एसिड कौन सा पाया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नया पेज ऐड करके चलो इसी पे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डीएनए, डीएनए, ठीक है। डीएनए तो किससे मिलके बना होता है, ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है आपका। एक तो शुगर, जिसे हम शर्करा कहते हैं, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और एक क्या होता है आपका, एक होता है एसिड। क्या होता है आपका, एसिड, ठीक है। अब शुगर कौन सी होती है, शुगर होती है इसमें 5 कार्बन वाली 5 कार्बन की, 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं हम इसे, पेंटोज, पेंटोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी देखेंगे अभी हम कि नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये जो आपकी शुगर होती है, जो आपके 5 कार्बन होते हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। सपोज दैट ये ऑक्सीजन हमारा, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। एक जुड़ा होता है आपका कार्बन यहाँ, ठीक, ये कार्बन यहाँ जुड़ा होता है। अब इनसे कुछ ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ OH एक यहाँ जुड़ा होता है आपका, ठीक है, एक H आपका यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और एक OH इसकी बैलेंस को, मतलब इसकी जो संयोजकता है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। एक OH यहाँ पे, ये O है, ठीक है, एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और एक H एक H यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यहीं से बनता है, ठीक है। तो अभी हम आगे और, तो डीएनए आपका कुछ इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन से ये जुड़ा रहता है, ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम इसकी नाइट्रोजन क्षार की। और ये जो शुगर होती है, मैंने आपको बताया इसको पेंटो शुगर कहते हैं, ये 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका जो नाम है, जो शुगर का जो नाम है वो है राइबोज, राइबोज शुगर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर, उसी से आया है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं इसका नाइट्रोजन क्षार। अब जो डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षार हैं आपके, नाइट्रोजन क्षार को भी 2 तरीके से बांटा हमने, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार को भी हमने 2 तरीके से बांटा। जो नाइट्रोजन बेस है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन बेस को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा, ठीक है। एक तो आपका प्यूरिन, प्यूरिन
इसका हिंदी भी नेम यही है और इंग्लिश भी यही है, ठीक है। एक है आपका पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं और पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं, अब ये देखते हैं हम, ठीक है। तो प्यूरिन में तो आते हैं आपके AG, ठीक है, और पिरिमिडीन में आते हैं आपके CT। अब ये भी मतलब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। पहले तो हम इनके नाम देखते हैं, कंप्लीट नेम है क्या इनके। इसको हम कहते हैं एडानिन, ठीक है, इसको कहते हैं ग्वानिन, इतना तो आपको वैसे ही पता होगा। इसको कहते हैं एडानिन, इसको कहते हैं ग्वानिन ठीक है, और इसको कहते हैं साइटोसिन और इसको कहते हैं थाइमिन, ठीक है। इसी के अपोजिट RNA में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है यहाँ पे, यूरेसिल। मैं एक काम करूँगी, आपको लास्ट में लिखवा दूंगी, मतलब एक तरफ DNA एक तरफ RNA। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि एडानिन से थाइमिन जुड़ा होता है और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है। अब ये जुड़े, इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड और इनके बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को कहते क्या है, इस बॉन्ड का नाम होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये इनके बीच में होता है डबल और इनके बीच में होता है सिंगल। तो डबल किसके बीच में होता है, मतलब एक इसका प्यूरिन और इसका पिरिमिडीन, और एक इसका प्यूरिन और इसका मतलब पिरिमिडीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस दो तरीके के पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और प्यूरिन आपके दो होते हैं, एडानिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन भी आपके दो होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एसिड की। एसिड भी पाया जाता है भाई इसमें। एसिड कौन सा पाया जाता है, एसिड में जैसे कि आप ले सकते हो इसमें फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, मैंने बताया था आपको डीएनए किससे मिलके बना होता है ना, आपका शुगर, नाइट्रोजन बेस और एसिड। तो एसिड पाया जाता है आपका इसमें फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं H3PO4, या फिर PO4 भी बोल सकते हैं हम, PO4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जुड़ा होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे जुड़ा होता है ये कुछ आपका इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि आपका ये ऑक्सीजन, एक कार्बन, ये कार्बन, एक यहाँ कार्बन और एक, पहले हम इनको जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये बन गया अब इसके बाद, हाँ जी, तो हाँ ठीक है। अब यहाँ जुड़ा होता है आपका कोई नाइट्रोजन बेस, कहाँ पे, इस कार्बन पे आपका कोई नाइट्रोजन बेस होता है यहाँ पे, ठीक है। आपका कोई भी नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक। और यहाँ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अभी कार्बन पेंटो शुगर कैसे हुआ ये भी देख लेना आप, एक सिंगल बॉन्ड से ये यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जुड़ा होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम PO4 भी बोल सकते हैं, मैंने बोला था आपको PO4, ठीक है। तो अब देखिए भी, देखो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आके जुड़ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, ये जो आपका बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड है आपका, इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये नाइट्रोजन बेस जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड
और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मतलब और क्या होगा इनमें, इनमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड एक नाम और आता है, पहले तो हम देखें कि इस संरचना को हम बोल क्या सकते हैं, ठीक है। इस संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड, चलो मैं बताती हूँ आपको, न्यू पेज में ऐड करती हूँ, ठीक है। चलो हाँ यहाँ पे अब तो आपको समझ में तो आ जाएगा, जैसे मैंने कार्बन कार्बन जहाँ पे जोड़े थे मैं अब डायरेक्टली इसको जोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ कार्बन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ आपका पी जुड़ा है, ठीक है, एक ही हो गया। एक और लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है, मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आपका और एक, तो ये कुछ है ना इस तरीके से जुड़ा होता है, देखो ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये एडानिन, यूरेसिल, ये आरएनए के लिए, डीएनए का ही है, हम डीएनए का देखते हैं, ठीक है, हमें ये समझ में आएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो ये जुड़ा हुआ है एसिड, ठीक है। ये थाइमिन, एडानिन, ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक। ये जुड़े हुए हैं आपके थाइमिन, एडानिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये क्या है, ये है नाइट्रोजन क्षार, ठीक। क्या है ये, नाइट्रोजन क्षार। ये कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं बेस पेयर में, मतलब इस तरीके से पेयर में जुड़े होते हैं, ये देखो ये, ठीक है। ये इनके बीच में तो होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच और आपका साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सेम इसी की पोजीशन में आप आरएनए देखो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल, हेड देखो ये सिंगल बॉन्ड में आपका जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार हम इनके बारे में लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसमें भी कुछ इस तरीके से ऐड हो रहा है, ये बन रही है आपकी डीएनए पेयर, ठीक है। ये देखो, और ये एक ही लाइन में अलग अलग कलर्स में होती हैं, क्योंकि एक होता है आपका एडानिन, एक तरफ होता है एडानिन, उसके बाद ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ इस तरीके से ये ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए करके इनके डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, डीएनए और आरएनए, ठीक है, क्या क्या इनमें दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखेंगे हम, इसका देखेंगे शुगर, ठीक है। शुगर 5 कार्बन की यहाँ भी पाई जाती है और यहाँ भी पाई जाती है, राइबोसोम ही नाम है शुगर का, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस आपका इसमें आपका ए जी सी और टी, मतलब एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और एडानिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन, ठीक है। सेम ऐसे इधर AGC और क्या पाया जाता है, यूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड, इसमें तो होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है इसमें, डबल बॉन्ड। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में होता है सिंगल हेलिक्स, मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो संरचना आपकी किसने दी थी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने, किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। तो मेन काम किसका होता है हमारे डीएनए का, डीएनए किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में, और उसके साथ क्या पाई जाती है, प्रोटीन, हिस्टोन,
ठीक है। और डीएनए में क्या क्या होता है? डीएनए में होती है पेंटोस शुगर, न्यूक्लिक एसिड मतलब नाइट्रोजन बेस, और ये होती है डबल कुंडलित मतलब द्विकुंडलित संरचना। ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ आपको ये दिखाया, ये देखो, ठीक। ये नाइट्रोजन बेस हैं आपके, ठीक है। और इसमें भी देखा हमने, ठीक। ये और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? और हम इसके अगर स्टार्टिंग से अगर जैसे कि अगर इनके बारे में हम बोलें, जैसे सबसे पहले कि ये मॉडल किसने दिया या संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलित संरचना दी। ठीक है। और डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का बना होता है। ठीक है। और ये दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होती हैं। नाइट्रोजन क्षार द्वारा किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है। और इसके बीच इनकी जो द्विकुंडलित संरचना होती है, इसमें कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं? नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। इसके बाद आपके वैज्ञानिक आए थे चारगॉफ ने बताया था इसी के बारे में। चारगॉफ जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था कि इसमें जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। कहने का मतलब जितनी प्यूरिन की संख्या होगी उतनी ही पिरिमिडिन की संख्या होगी। ठीक है। तो क्या है, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। जैसे कि यहाँ देखो आप ठीक है। यहाँ पे मतलब जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? एडेनिन होंगे उतना ही थाइमिन होंगे। थाइमिन इसमें यूरेसिल होगा इसकी जगह, थाइमिन की जगह। ठीक है। और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। ठीक। चलिए, ये किसने बताया था? ये बताया था आपके वैज्ञानिक चारगॉफ ने। ठीक है। किसने? चारगॉफ ने। इसका लास्ट पॉइंट हम देख ले रहे हैं। इसका लास्ट पॉइंट जैसे कि डीएनए का क्या कार्य होता है और आरएनए के मैंने पहले ही बताया था आपको। डीएनए का काम तो मैं बता चुकी हूँ आपको। डीएनए का काम जैसे आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, और आरएनए का काम होता है प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। और आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन, जो किसमें पाई जाती है? डीएनए में। डीएनए किसमें पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए के अंदर ही जीन पाई जाती है। ठीक है। जीन क्या है? आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। अब देखते हैं हम कोशिका विभाजन। ठीक है। क्या देखते हैं हम? कोशिका विभाजन। तो एक बार कोशिका विभाजन को देखते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, ये सबको पता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एक बार लिख भी ले रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। ठीक है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको जो प्रत्येक कोशिका है वो 2 चरणों में विभाजित होती है। कितने में? 2 चरणों में होती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने में होता है? प्रत्येक कोशिका कितने? 2 चरणों में विभाजित होती है। ठीक है। एक तो आपका अंतरावस्था, ठीक है, एक अंतरावस्था में और एक एम फेज में। ठीक है। अंतरावस्था में कौन कौन सा? अंतरावस्था में ये स्टार्ट होता है आपका जीवन से, एस और फिर G2 तक। ठीक है। अब जीवन में क्या होता है? जीवन में होती है वृद्धि। ठीक है। इसमें होती है आपकी वृद्धि। ठीक। जीवन में वृद्धि। और एस में क्या होता है? एस इसमें इम्पोर्टेंट है। एस में होता है, एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए का तो रेप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, बट जो आपका क्रोमोसोम है, जो आपके गुणसूत्र जो हैं, वो संख्या उतनी रहती है जितनी वो पहले थी। डीएनए का रेप्लिकेशन।
ठीक है, रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे एस में, एस अवस्था में। ठीक है, G2 में क्या होता है, इसमें प्रोटीन तथा अन्य कार्य होते हैं। प्रोटीन लिख लो आप में, इसमें प्रोटीन तथा अन्य कार्य। ठीक है, क्या होता है इसमें, प्रोटीन तथा अन्य कार्य होते हैं। ठीक, तो प्रत्येक कोशिका 2 चरणों में विभाजित होती है, एक अंतरावस्था और एक एम फेज में। अंतरावस्था मतलब G1, S और G2। ठीक है, जीवन से शुरू, जीवन में क्या होता है, वृद्धि, और एस में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, और G2 में प्रोटीन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एम फेज, एम फेज पार्ट एम फेज पार्ट देखते हैं। एम फेज, एम फेज, एम फेज जो है ये भी आपका 2 में विभाजित होता है। ठीक है, एक तो आपका होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस मैं हिंदी भी बताऊंगी अभी इनकी, माइटोसिस और मियोसिस मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस को कहते हैं आपका समसूत्री। ठीक, और मियोसिस को कहते हैं आपका अर्धसूत्री। ठीक, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है आपका। ठीक है, एक अंतरावस्था और एक एम फेज। एम फेज तो अंतरावस्था आपका G1, S और G2 तक जाता है। G1 में वृद्धि होती है और S में DNA का रेप्लिकेशन होता है, G2 में प्रोटीन का कार्य होता है। ठीक है, और एम फेज भी आपका 2 में कंप्लीट होता है, 2 भागों में, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, मतलब माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम इनको समझ लेते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री का। समसूत्री का मतलब अगर हम एक तरीके से देखें एक लाइन में, और अर्धसूत्री का सीधे सीधे, तो समसूत्री का मतलब होता है, मतलब जितनी पैतृक कोशिकाओं में क्रोमोसोम होंगे उतनी ही संतति कोशिकाओं में जाएंगे। और अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में पैतृक कोशिकाओं से आधे रह जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लें हमने क्या माना था सबसे पहले, उसको 2n माना था लास्ट, जब हम DNA पढ़ रहे, क्रोमोसोम हमने जब पढ़ा था वहाँ पे 2n। ठीक है, तो ये मान लो ये होगी आपकी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल जिसे हम पैतृक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इससे जो संतति कोशिकाएं जो आपकी बनेंगी, तो यहाँ भी आपके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n। ये क्या है, ये है डॉटर, डॉटर, डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल ही बोलते हैं इन्हें। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री में क्या होगा कि जितना पेरेंट, मतलब पेरेंट पे होगा, ठीक है, उसका आधा आधा रह जाएगा, और उनसे कितनी बनेगी, 4। कितनी बनेगी, 4। ठीक है, और वहाँ कितनी बनती हैं, 2। ठीक है, ये कितने भागों में टूट जाएंगी, 4 भागों में। ठीक है, 4 संतति कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, अब ये जो केंद्र विभाजन है यहाँ जो ये होता है एम फेज में, जो समसूत्री में होता है, ये भी आपका 4 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में होता है ये भी आपका 4 चरणों में होता है। ठीक है, कौन कौन सा, जैसे हम पहला बोलते हैं प्रोफेज, प्रोफेज। ठीक है, सेकंड होता है आपका मेटाफेज, मेटाफेज। ठीक है, थर्ड होता है आपका एनाफेज, एनाफेज। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था। ठीक, और मेटाफेज को हम बोलते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था। ठीक है, और एनाफेज को हम बोलते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था। एंड नेक्स्ट हम टीलोफेज होता है, वो होता है आपका अंत्यावस्था। ठीक है, ये किस में है आपके, हम किस में पढ़ रहे हैं इसको, इसको पढ़ रहे हैं हम माइटोसिस, मतलब समसूत्री में। ठीक है, कितने चरणों में हो रहा है ये, 4 चरणों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, 4 चरणों में। अब ये पूर्वावस्था क्या होती है, पूर्वावस्था में नेक्स्ट देखते हैं हम। पूर्वावस्था मतलब
प्रोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं यहाँ पे, और तारकाएं कोशिका में ध्रुवों की ओर बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तारकाएं क्या होती हैं, कोशिका में ध्रुवों की ओर बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, तो जो ये जो है, जो ये दो ध्रुवों में बढ़ जाती हैं, मतलब इधर और इधर। ठीक है, दो ध्रुवों में बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप बस इतना याद रखो इसमें कि यह गुणसूत्र यहाँ पे संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब एक इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और तारकाएं कोशिकाओं में ध्रुवों की ओर बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आगे आगे आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है आपका, मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण रूप से हो जाता है, और जो आपका स्कोप होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, उससे देखने पर गुणसूत्रों की संरचना साफ दिखती है। इसीलिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए वो इसी से करते हैं, सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, और आगे क्या होता है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था वहाँ पे, स्पिंडल फाइबर, जिसे हम तरकु तंतु कहते हैं। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। काइनेटोकोर जो मैं सेंट्रोमियर बताया था ना, सेंट्रोमियर जैसे ये था, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर बताया था मैंने, इसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो आपके स्पेंडल फाइबर जो होते हैं गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, मध्य अवस्था में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो मध्य रेखा पर ही व्यवस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मध्य अवस्था में ही व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगली है आपकी, और आगे है आपका एनाफेज। नेक्स्ट है आपका एनाफेज। ठीक है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, यहाँ गुणसूत्र विखंडित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और टूटकर दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब टूटकर यहाँ और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, यहाँ पे विखंडित हो जाते हैं इस अवस्था में आके, और दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट आपकी आती है टीलोफेज, जिसे हम कहते हैं अंतावस्था, टीलोफेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीलोफेज में आपका क्या होता है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जो एकत्रित हो जाते हैं तथा अपने चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं। किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में हमने क्या देखा कि गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। मेटाफेज में हमने क्या देखा कि गुणसूत्रों का संघनन होना, मतलब वो बहुत छोटे हो जाते हैं, और जिनको जो माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये मेटाफेज में ये मध्यावस्था पे ही स्थित होते हैं। ठीक है, और एनाफेज में हमने क्या देखा, एनाफेज में हमने क्या देखा कि गुणसूत्र जो होते हैं आपके वो विखंडित हो जाते हैं और ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में टीलोफेज में देखा, टीलोफेज में हमने देखा कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जो इकट्ठे हो जाते हैं वे अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एक झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं फाइनली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन का कार्य क्या होता है लास्ट। तो समसूत्री विभाजन जो कार्य करता है आपका, समसूत्री विभाजन, समसूत्री जो होता है आपका, ये कार्य क्या करता है, समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए होता है। क्या होता है ये, कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं अब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या देखते हैं अब हम, अर्धसूत्री मियोसिस। ठीक है, अब देखते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन भी आपका 2 चरणों में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन
अर्धसूत्री विभाजन आपका 2 चरणों में होता है, एक तो M1 फेज और एक M2 फेज। ठीक है, M1 फेज और M2 फेज। ठीक है, M1 फेज आपका 4 चरणों में और M2 फेज जैसे ही अभी पीछे थे आपका प्रोफेज मेटाफेज, सेम उस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दे, प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, ऐसे ही हम इसके अलग कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी चार भागों में यहाँ विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जो मेन है, एक तो आपको यही याद रखना है कि अर्धसूत्री में क्या होता है। अर्धसूत्री में संतति कोशिकाओं में जो, मतलब कहने का मतलब डॉटर्स जो सेल होती हैं पेरेंट सेल से कितनी रह जाती हैं, पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम रह जाते हैं पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके बाद डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं, उसमें रह जाते हैं आधे। ठीक है, आधी रह जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये 2 चरणों में होता है, एमफेज 1, एमफेज 2 में। ठीक है, उसमें भी ये विभक्त होता है 4 भागों में। ठीक है, तो जो आपका प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 भी इसमें आगे पार्ट्स में टूटता है, तो इतना डीपली मत देखो, तो ओवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम जो मेन है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका हम यहाँ एक बार कार्य देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है, मतलब अर्धसूत्री का। तो इसका जो कार्य होता है, मतलब जो इसका महत्व है, जो हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि इसका कार्य होता है जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक है, या फिर जीवों में विभिन्नताओं के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आप लिख लो, जो लैंगिक जनन करने वाले जीव, करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक है। क्या करने के लिए? समान रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो हमने आज क्या कई चीज़ें देख ली आपकी, मतलब आपका ये चैप्टर जो आपका कोशिका जो चैप्टर है आज आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आपका टिश्यू, ऊतक। क्या रहेगा आपका? ऊतक। एक बार यहाँ देख लेते हैं, वैसे तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए, ये ह्यूमन का ही है। ठीक है, ये देखिए, ये है न्यूक्लिक केंद्रक। ठीक है, मतलब ये सेल, उसके अंदर ये केंद्रक। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बताया था इसमें तारक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये आपकी डीएनए की संरचना। ठीक है, ये स्टैंड है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको ये जो जुड़े होते हैं नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, इसमें शुगर पाई जाती है, कौन सी? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोज शुगर। ठीक है, पेयर्स क्या होते हैं? थाइमिन, एडानिन जुड़े होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होते हैं। ये पेयर्स देखो, ये ठीक है, दिख रहे हैं आपको? ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं पे लास्ट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टिश्यू, मतलब ऊतक मतलब प्लांट्स में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं और जंतुओं में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।